बच्चों मैं फिर वेलकम कर रहा हूँ आपका आज हमारा क्लास में, बायो का क्लास में। और आज हमारा बायो का क्लास में जो पहला क्वेश्चन है, आइए देखें। पहला क्वेश्चन है बेटा, पिरामिड ऑफ नंबर एक्सप्लेन करो। तो जो पिरामिड ऑफ नंबर होता है वो अपराइट भी होता है और उल्टा भी होता है, सीधा ट्राइंगल भी होता है, ठीक है। तो पिरामिड ऑफ नंबर मतलब कितने ऑर्गेनिज्म है, जितने ज़्यादा ऑर्गेनिज्म एक ट्रॉफिक लेवल में होंगे उतना ज़्यादा वो नीचे आ जाएगा, ट्रॉफिक लेवल में नीचे आ जाएगा आपका, या फिर ऊपर आ जाएगा लेवल, है ना। तो जैसे प्रोड्यूसर सबसे ज़्यादा होते हैं ग्रासलैंड में, तो सबसे ज़्यादा आपको जो नंबर मिलेगा प्रोड्यूसर्स का मिलेगा। तो इस करके यहाँ पे जो आपको पिरामिड मिलेगा वो पिरामिड ऊपर की तरफ होगा, यानी अपराइट होगा, नीचे बड़ा चौड़ा ऊपर पतला। फिर आगे है जी, देखिए ग्रासलैंड में एग्जांपल है, इकोसिस्टम में जो पिरामिड ऑफ नंबर अपराइट होता है बिकॉज द नंबर ऑफ प्रोड्यूसर इज मैक्सिमम। यही मैंने आपको बताया ना बेटा, ठीक है, कि प्रोड्यूसर्स का जो नंबर होता है वो मैक्सिमम होता है इस केस में। फिर उसके बाद आ गया बेटा, बेसिक रिक्वायरमेंट बताओ इकोसिस्टम की क्या है। एक तो बेटा इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट होते हैं, इसमें प्रोड्यूसर्स का होना जरूरी है, डिकम्पोजर्स का होना जरूरी है ताकि वो साइकिल को कंप्लीट कर सकें, ठीक है, और सोर्स ऑफ एनर्जी का होना जरूरी है। मेजर कंपोनेंट है इकोसिस्टम के, एक तो इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट, यानी आपको आपके सॉइल में न्यूट्रिएंट्स का होना जरूरी है। प्रोड्यूसर्स जो इन इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स को ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स में कन्वर्ट कर देंगे, बायोमोलिक्यूल्स में। फिर डिकम्पोजर चाहिए जो ये बंद ही कर दो, अब तो 2:30 बजे के बाद बारी आएगी। तो जो डिकम्पोजर्स हैं वो क्या करते हैं बेटा, बायोलॉजिकल साइक्लिंग में मदद करते हैं, ऑर्गेनिक मैटर को इनऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट कर देते हैं। और फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है बेटा सोर्स ऑफ एनर्जी, सन का होना भी बहुत जरूरी है। फिर ये अगला क्वेश्चन तो आपने बचपन में भी बड़ी बारी किया, ऑटोट्रॉप और हेटेरोट्रॉप में डिफरेंट। ये प्रोड्यूसर्स होते हैं जो अपना खाना खुद बना सकते हैं फोटोसिंथेसिस की मदद से और कीमोसिंथेसिस की मदद से। तो ये प्राइमरी बेसिस होते हैं लाइफ के। एग्जाम्पल इसमें ग्रीन प्लांट आ गए, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया आ गए। अच्छा, हेटेरोट्रॉप्स क्या होते हैं, दे आर कंज्यूमर्स विच कैन डिपेंड अपॉन रेडीमेड फूड, जो रेडीमेड फूड पे डिपेंड करते हैं, जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते। आगे इनके पास फोटोसिंथेटिक पिगमेंट भी नहीं होती। एग्जाम्पल एनिमल्स हो गए, बैक्टीरिया हो गए, फंगस हो गई, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन आ गया बेटा, विच कंट्रोल्स टू मेंटेन होम्योस्टैसिस इन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में होम्योस्टैसिस कौन मेंटेन करने में मदद करता है। एक तो जी कैरिंग कैपेसिटी एनवायरनमेंट की, ये भी इकोसिस्टम के साथ होम्योस्टैसिस बनाता है। अगर तो कैरिंग कैपेसिटी से ज़्यादा लोग, व्हाट इज अ कैरिंग कैपेसिटी। कैरिंग कैपेसिटी होता है बेटा, आईपैड देना, कि मैक्सिमम कितने लोग या कितनी पॉपुलेशन सरवाइव कर सकती है, ठीक है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, कैरिंग कैपेसिटी। विदाउट ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द रिसोर्सेस को ओवर एक्सप्लॉयट किए बिना आसानी से कैपेसिटी जो रह सकती है वहाँ पे, यहाँ पे जो पॉपुलेशन सरवाइव कर सकती है, उसको हम कैरिंग कैपेसिटी बोलते हैं। तो अगर तो बेटा कैरिंग कैपेसिटी से ज़्यादा पॉपुलेशन होगी तो वहाँ पे ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द रिसोर्सेज होने लग जाएगी, इकोसिस्टम डैमेज होगा। दूसरा, मटेरियल साइक्लिंग ऑफ द एलिमेंट, यानी यहाँ पे हमें प्रोड्यूसर्स भी चाहिए और साथ ही साथ हमें डिकम्पोजर्स भी चाहिए, ठीक है, ताकि साइकिल ऑर्गेनिक टू इनऑर्गेनिक टू ऑर्गेनिक चलती रहे। फिर है जी इंटरेक्शन बिटवीन बायोटिक पोटेंशियल एंड एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस, इनके बीच में भी इंटरेक्शन चाहिए। फिर बेटा फीडबैक इंटरेक्शन बिटवीन प्रे एंड प्रीडेटर, ये भी चाहिए, ताकि ना तो प्रे का नंबर ज़्यादा बढ़े ना प्रीडेटर का नंबर बढ़े। टुंड्रा बायोम के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए। टुंड्रा बायोम के पहला कैरेक्टर है, यहाँ पे विंटर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो होता है और यहाँ पे जो समर होती है सिर्फ 60 डेज के लिए। कैन यू इमेजिन, 2 महीने के लिए समर होती है, बाकी 10 के 10 महीने ठंड वाले होते हैं। और
परमफ्रॉस्ट सॉइल इन मोस्ट ऑफ द ईयर, पूरे साल इनके सॉइल में आपको बर्फ मिलेगी, आइस मिलेगी। ओके, तो ये तो टुंड्रा बायोम था जहाँ पे टेम्परेचर लो रहता है। फिर उसके बाद आ गया जी गिव मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेजर्ट बायोम। ये तो मैंने आपको कितने अच्छे से बताया हुआ है। डेजर्ट बायोम में क्या होने वाला बेटा, डेजर्ट बायोम में एक तो जी आपको स्कार्सिटी होगी वाटर की, ठीक है, वाटर की अवेलेबिलिटी नहीं होगी, ठीक है, वाटर नहीं मिलेगा, वाटर कम होगा बहुत ज़्यादा, और यहाँ पे रेनफॉल भी ज़्यादा नहीं होगी, और वाइड वेरिएशन ऑफ डे एंड नाइट टेम्परेचर, बड़ी वेरिएशन देखने को मिलेगी डेजर्ट में। अगर आप डे की बात करो तो बहुत ज़्यादा हॉट डेज होते हैं वहाँ पे, ठीक है, क्योंकि स्क्राउचिंग हीट होती है ना सन की, और रातें एकदम ठंडी, क्योंकि जैसी रात होती है वहाँ पर बहुत तेज़ हवाएं चलती हैं और वो पूरी हीट ऊपर उड़ जाती है। तो रेगिस्तानी इलाकों में, डेजर्ट में दिन बहुत गर्म होते हैं और रातें बहुत ज़्यादा ठंडी होती हैं। और मैंने आपको पहले बताया था कि दिन की गर्मी से बचने के लिए जैसे रैट हो गए, स्नेक्स हो गए, वो हमेशा अपने होल्स के अंदर छुपे रहते हैं पूरा दिन और रात को बाहर निकाल के अपनी एक्टिविटीज़ करते हैं। सो वो क्योंकि रात को निकलते हैं तो इसलिए हम उनको नेक्टर्नल एनिमल्स बोलते हैं। और सॉइल में सैंड बहुत होती है और डस्ट स्टॉर्म्स जो होते हैं इसमें कॉमन होते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा आपको धूल के तूफान भी देखने को मिलते हैं। और जीरोफिटिक वेजिटेशन तो मैंने आपको बता ही दिया था। जीरोफिटिक वेजिटेशन क्या होती है बच्चों, वो वेजिटेशन जिसमें प्लांट्स के ऊपर लीव्स की जगह थॉर्न्स आने लग जाते हैं, कांटे। व्हाट इज लेग्यूमिनोग्लोबिन? लेग्यूमिनोग्लोबिन क्या होता है, रेड कलर की पिगमेंट होती है बेटा नोड्यूल्स और रूट्स में, लेग्यूम्स में। लेग्यूम्स वो प्लांट होते हैं जिनमें नोड्स होते हैं, और हमारी सारी जो दालें हैं, पल्सेस हैं, वो लेग्यूमिनस प्लांट्स में ही आती हैं। तो ये पिगमेंट क्या करती है, ऑक्सीजन स्क्वेंजर का काम करती है और ऑक्सीजन का लेवल नोड के अंदर एक्टिवेटेड रखती है, ठीक है, कीप्स द लेवल ऑफ ऑक्सीजन लो इनसाइड द नोड्स, जिससे एक एंजाइम नाइट्रोजिनेस काम करता है जो नाइट्रोजन को रिड्यूस करने में मदद करता है। तो लेग्यूमिनोग्लोबिन क्या होती चीज़ होती है, ये एक तरह की पिगमेंट है जो नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट्स के अंदर होती है। नाइट्रोजन फिक्स कहती होती है, नाइट्रोजन में आपको पता है कि ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो वो ट्रिपल बॉन्ड जब टूट जाता है, अमोनिया बन जाता है, इसको नाइट्रोजन फिक्सेशन बोलते हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट मैंने आपको ऑलरेडी बेटा बताया है, कितनी बारी बताया आपको कि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, ठीक है। ये ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं जो एटमॉस्फेयर के अंदर होती हैं, जो इंफ्रारेड रेडिएशंस को अपने अंदर से एमिट कर देती है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा बन गया एटमॉस्फेयर में, ठीक है, अब कार्बन डाइऑक्साइड में सारी इंफ्रारेड रेडिएशन ट्रैप हो गई, नीचे प्लांट्स ने कार्बन डाइऑक्साइड ले ली और उसके एक्सचेंज में इंफ्रारेड रेडिएशन तो वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाया, और फाइनली क्या हो गया, वहाँ पर बहुत ज़्यादा हीटिंग इफेक्ट हो गया। तो हीटिंग अप ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर ड्यू टू एक्सेस ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज, एग्जाम्पल कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन इज नोन एज ग्रीन हाउस इफेक्ट। फिर जी बैक्टीरिया और फंगाई को डिकम्पोजर्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड को और डेड बॉडीज़ के कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड को प्लांट और एनिमल में रिसाइकल करके सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल्स में कन्वर्ट कर देते हैं। फिर बेटा अगला 10% लॉ ऑफ लॉस ऑफ एनर्जी क्या चीज़ है, ये लॉ दिया था जी लिंडरमैन ने, और ये लॉ स्टेट करता है जब वन ट्रॉपिक लेवल इज कंज्यूम सबसिक्वेंट नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल ट्रांसफर ऑफ एनर्जी बायोमास फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू नेक्स्ट 10%। सिंपल वे में कि जब भी एक ट्रॉपिक लेवल से नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल के ऊपर एनर्जी जाती है, ट्रांसफ़र होती है, तो वो 100 में से 90% एनर्जी वेस्ट हो जाती है, सिर्फ और सिर्फ 10% एनर्जी ही ट्रांसफ़र हो पाती है। तो आप कह सकते हो कि हर ट्रांसफ़र पे 80 to 90% पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो वेस्ट चली जाती है, जबकि 10 to 20% ही नेक्स्ट टॉपिक लेवल में अवेलेबल होती है। तो ये आज का लेक्चर था, वो आपको समझ आ गया होगा बेटा, अच्छे से पढ़ना, टेक केयर एंड स्टडी हार्ड।